Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of July 2020। तो 8 जुलाई 2020 का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, जिनको रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है उनके लिए हमने दूसरा डेमो वीडियो भी रिलीज़ किया है। 2 डेमो वीडियो आउट ऑफ द 8 लेक्चर्स हमने 2 निकाल दिए उनके लिए। तो दैट विल बी द लास्ट डेमो वीडियो, जिसको कि आप देख करके अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी आप ज्वाइन करें आपको पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करेंगे तो नहीं मिलेंगे, तो यू कैन गेट द वीडियोज़। एंड आर्ट एंड कल्चर की भी सीरीज़ ख़त्म हुई उसमें रिवीजन में, करंट अफेयर्स वाले पार्ट से। एंड इसके बाद हम शायद इकोलॉजी इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक में से एक स्टार्ट करेंगे आज से, जो क्लासेस स्टार्ट होगी। सो यू कैन ज्वाइन द रिवीजन सीरीज फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। एंड स्टार्ट करते हैं। आज जो भी आप में से बच्चे हैं वो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है या जो इंस्टाग्राम पेज है उसको ज्वाइन कर लें, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर व्हाट पर्पस। तो जन औषधि सुगम एक मोबाइल ऐप है, रिसेंटली लॉन्च किया गया था। किस पर्पज़ के लिए? ए, टू बाय जेनेरिक मेडिसिन फ्रॉम ऑल द मेडिकल शॉप्स। B, to avail discounts from Jan Aushadhi Kendra. C, to access directions to Jan Aushadhi Kendras. या D, to gather information about various diseases। तो जन औषधि सुगम इनमें से किसके लिए यूज़ हुआ था? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी यानी कि जन औषधि सुगम जो था, टू एक्सेस डायरेक्शंस टू द जन औषधि केंद्रास, टू लोकेट द नियर बाय जन औषधि केंद्रास, इसके लिए बनाया गया था। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है बेसिकली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरपोल। इंटरपोल के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह रहा है, इट इज़ नॉट एन यूएन एजेंसी। इट इज़ नॉट एन यूएन एजेंसी। दूसरा कह रहा है, इट्स डोमेन डज नॉट इंक्लूड साइबर स्पेस एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए। पहला स्टेटमेंट बस सही है, क्योंकि द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरपोल, वो एक 194 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इट्स डोमेन इंक्लूड साइबर स्पेस एंड एनवायरमेंट सिक्योरिटी ऑल्सो। तो इसका याद रखिएगा, ये नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन से डोमेन, जैसे कि पीपल, बिजनेस, कर्बिंग इलिसिट मार्केट, सपोर्टिंग एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड प्रमोटिंग ग्लोबल इंटीग्रिटी। तो याद रखिएगा, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को भी इंक्लूड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू 8 इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इनको इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग आपको बताना है। पहला है, नेचुरल गैस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। दूसरा कह रहा है, इट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। द आंसर विल बी डी, नन, क्योंकि जो इंडेक्स ऑफ ये 8 कोर इंडस्ट्रीज होता है, इट इज रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिप का नाम तो चेंज हो गया, DPIIT हो गया, खैर तो वो याद रखिएगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लगेगी। ठीक है ना। एंड इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स हैं। इसका मतलब है कि नेचुरल गैस है, तो ऊपर जो स्टेटमेंट था वो गलत हो जाएगा। लेट्स गो टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। आर्मी पुल्स बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द क्लैश साइट। अब हुआ क्या, जो क्लैश साइट थी, दो वो इंडिया क्लेम करता है कि उनकी है, लेकिन फिर भी आर्मी 1.5 किलोमीटर पीछे चली गई है और इधर से चाइनीज़ आर्मी पीछे गई। तो इसका मतलब है कि ये जो रीजन है, ये अभी बफर रीजन बन गया है। नो, दिस हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ बफर रीजन, जहाँ पे दोनों की आर्मी नहीं है। याद रखिएगा, नेक्स्ट 30 डेज तक हमको पीछे रहना पड़ेगा। जो डी एस्केलेशन किया जा रहा है उसका ये पार्ट है, तो हमको नेक्स्ट 30 डेज तक पीछे रहना पड़ेगा। चाइनीज़ हैव फुल्ली मूव्ड आउट ऑफ द पेट्रोल पॉइंट एरिया 14, जो PP14 था उससे पीछे हट गए हैं। एंड वो जो हॉट स्प्रिंग वाला रीजन था, गोगरा वाला रीजन था, वहाँ से भी उनकी थिनिंग डाउन शुरू हो गई है, मतलब उनकी आर्मी जो है वो कम होना शुरू हो गई है। ठीक है ना। दिस हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द डीस्केलेशन प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन द पैंगोंग सो रीजन ऑफ लद्दाख। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेंटर टू ले डाउन वैक्सीन ट्रायल नॉर्म्स। अब सेंटर ने क्या कहा है कि वैक्सीन ट्रायल नॉर्म्स वो जल्दी ही सेट करने वाले हैं। क्यों सेट करने वाले हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि ऐसा टाइम है जहाँ पे वैक्सीन्स की ज़रूरत है और बहुत सारे पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं वैक्सीन्स बनाने के नाम पर। जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने दिया है कोवैक्सीन का नाम सॉरी, कोवैक्सीन आपका भारत बायोटेक बना रहा है।
एंड ये हैदराबाद बेस्ड है। दूसरा है कैडिला द्वारा, जाइडस कैडिला एक दूसरी वैक्सीन बना रहा है। तो ऐसे 5 और टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि वैक्सीन के लिए हैं, जिनको कि ट्रायल्स के लिए क्लियरेंस ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है फॉर अर्ली ह्यूमन ट्रायल्स। अब ये बात देखो, यहाँ ही बात है कि द गाइडेंस डॉक्यूमेंट जो रहेगा, जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट बनाएगी मिनिस्ट्री, वो इसलिए बनाएगी ताकि जल्दी से जल्दी मतलब फास्ट ट्रैक भी हो सके वैक्सीन बनने का काम, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ वैक्सीन हो सके। दूसरी चीज़ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ को किए बिना जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली इस गाइडेंस डॉक्यूमेंट के साथ बाहर आएगा, जिसमें कि ये पता चलेगा कि किस तरीके से कितना फास्ट आपको ट्रायल्स करना है, कैसे आपको वैक्सीन बनानी है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत रहेंगी। दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब थोड़ी सी चीज़ आपको CDSCO के बारे में बता दूं, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज़ द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी, एक तरह से नेशनल रेगुलेटर है ड्रग्स के केस में। ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है एंड डिस्चार्ज करती फंक्शन असाइंड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत जो भी काम इसको दिए जाते हैं वो ये हैंडल करता है। मेजर फंक्शंस अगर आप देखो तो रेगुलेटरी कंट्रोल है, तो नेशनल रेगुलेटर भी है एक तरीके से मेडिसिन के फील्ड में, आप कहना चाहिए ड्रग्स के फील्ड में। तो इट इज़ रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, approval of new drugs and clinical trials, then approval of certain licenses as central licensing approval authority। तो central license approving authority के रूप में भी काम करती है। देन याद रखिएगा ये आता है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। तो अगर आप CDSCO के बारे में कोई पूछे कौन से उसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। CBSE रिड्यूसेस सिलेबस बाय 30%। तो इस बार CBSE ने क्या किया, इस सेशन के लिए 9th से 12th तक का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। क्यों रिड्यूस कर दिया, कि कोविड-19 के कारण जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं हो पाएंगी, इस कारण से उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया है। अगली जो न्यूज़ है वो है विग फ्लैप गोल्डन बर्ड विंग इज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। तो अब ये है गोल्डन बर्ड विंग, जो हिमालयन बटरफ्लाई है, याद रखिएगा हिमालयन बटरफ्लाई गोल्डन बर्ड विंग जो है, इट इज नाउ द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। ओके, इसने सदर्न बर्ड विंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। सदर्न बर्ड विंग जो थी वो 190 mm की थी। उसकी जो मतलब कि क्या होता है, इनमें विंग स्पैन देखा जाता है, जो विंग्स का स्पैन देखा जाता है कि कितना ज़्यादा ये विंग स्पैन है। तो विंग स्पैन जो सदर्न बर्ड विंग का था वो 190 mm था, और अभी जो इसका अपने हिमालयन बर्ड विंग का जो आया है, हिमालयन बटरफ्लाई का जो आया है गोल्डन बर्ड विंग का, वो 194 mm आया है। तो याद रखिएगा ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई बन गई है। इसके पहले जो सदर्न बर्ड विंग थी उसको जो डिस्कवरी थी वो विलियम हैरी इवांस ने की थी। विलियम हैरी इवांस वॉज अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर एंड लेपिडोटेरिस्ट, जो कि रिकॉर्ड किया था 1932 में उसने ये ढूंढा था, और 88 सालों के बाद उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्डन बर्ड विंग जो आई है उसका सबसे ज़्यादा विंग स्पैन देखने को मिला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन जो मेल गोल्डन बर्ड विंग है उसका विंग स्पैन है वो थोड़ा कम है, फीमेल का ही ज़्यादा है। तो फीमेल गोल्डन बर्ड विंग याद रखिएगा, फीमेल गोल्डन बर्ड विंग इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल हम आ गए हैं, तो देख लेते हैं। ओके, एडिटोरियल में आते हैं। इन स्टैंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द न्यूक्लियर बॉल। अब ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ऑथर ने चाइना के बारे में, चाइना का जो बढ़ता न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया सबसे पहले कि चाइना किस तरीके से अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एक्सपैंड करता जा रहा है। ओके, एंड चाइना इज परस्यूइंग अ प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। चाइना इज परस्यूइंग अ प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ अलार्मिंग its missiles with multiple independently targetable re-entry vehicles। अब इसकी जो मिसाइल्स है उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स है, MIRVs। ये सब आप लिखिएगा जब आप आंसर राइटिंग करिएगा ना, तो चाइना की कैपेबिलिटीज़ के बारे में ये सारी चीज़ें लिखिएगा कि उनके पास MIRVs की कैपेबिलिटी है, किस तरीके से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स उनके पास है, ठीक है ना। जिस कारण क्या होगा कि जो भी आपका डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल शील्ड सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करने में ये कैपेबल है। तो USA तक के मिसाइल का जो डिफेंस सिस्टम है, शील्ड सिस्टम है, उसको ये न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है।
देन चाइना के पास D431As भी है, विच आर रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं उनके पास, ठीक है ना। और उन्होंने अपने ICBMs को भी MIRVs के साथ इक्विप कर दिया, ताकि उनके जो ICMR है उनको, ICBM है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं MIRVs। अगर ये MIRVs उनके ICBM में लगे हुए हैं तो मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। किसी भी कंट्री के डिफेंस को इजीली भेज सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं। The PRC's ballistic missile test in 2019 were the highest among the designated nuclear weapon states। अगर हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को देखें तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग है वो चाइना ने की है। ये चीज़ ऑथर क्यों बता रहा है? क्योंकि ऑथर बता रहा है कि किस तरीके से चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, अपनी जो कैपेबिलिटी है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। और इस कारण से जो इंडिया है उसको भी नए मैकेनिज्म सोचने पड़ेंगे अपने डिफेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। द PRC ऑल्सो सिट्स ऑन अ साइजेबल इन्वेंट्री ऑफ फिजाइल मटेरियल। अगर अब आप फिजाइल मटेरियल भी देखो तो चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल्स, IPFM जो है, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल, उसने एस्टिमेट किया था कि चाइना के पास 2.9 + -0.6 मीट्रिक टन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है। वहीं इंडिया के पास केवल 0.6 ± -0.15 टन ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है हमारे उनके फिजाइल मटेरियल में, मतलब कि प्लूटोनियम में। अगर हम फिजाइल मटेरियल की बात देखें तो फिजाइल मटेरियल का मतलब ये होता है कि विच इज़ कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एक ऐसा मटेरियल जो कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को सस्टेन कर लेता है। बाय डिफिनीशन फिजाइल मटेरियल कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन विद न्यूट्रॉन्स ऑफ थर्मल एनर्जी। द प्रिडोमिनेंट न्यूट्रॉन एनर्जी में बी टाइपिफाइड बाय आइदर स्लो न्यूट्रॉन्स और फास्ट न्यूट्रॉन। द फिजाइल मटेरियल कैन बी यूज्ड टू फ्यूल द थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर्स, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स हो गए, फास्ट थर्मल, तो इनमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको सस्टेन करने के लिए फिजाइल मटेरियल का यूज़ होता है। प्लूटोनियम उनमें से एक है, तो ये चीज़ दिखाती है, ठीक है ना। रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, जो कि ये आर्सेनल के बारे में जानकारी देता है, उसने ऑब्जर्व किया कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 290 से बढ़कर के 320 हो गया है, 290 से इंक्रीज होकर के 320 हो गया है। अब ये भी इंडिया के लिए ट्रबलसम है, याद रखिएगा फैक्ट। यहाँ पे सिप्री के बारे में फैक्ट आ गया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ऑब्जर्व किया था कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इंक्रीज हुआ है 290 से 320, ठीक है ना। This increase might not seem large relative to the size of nuclear arsenal of USA and Russia। अगर आप USA और रशिया की कंपैरिजन में देखो तो वहाँ आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इंडिया की कंडीशन देखो कि इंडिया को पाकिस्तान को भी फेस करना है, इंडिया तो है ही, इधर पाकिस्तान भी है, इधर चाइना है। इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल 150 है, चाइना के पास 320 हो गया, पाकिस्तान के पास ही हमसे ज़्यादा है 160 है। तो हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर फिर डाउट होने लगता है ना, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज तो एक दूसरे के साथ ही मिली हुई हैं। यहाँ पे भी इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। टू बी श्योर इंडिया इज डूइंग द सेम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया को अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करने की जरूरत है, ये तो चीज़ आपने समझ गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, फिंगर 4 to फिंगर 8 वाले रीजन को ऑथर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फिंगर्स इन द लेक वाला रीजन था जिसमें हमने फिंगर 8 तक क्लेम किया था, लेकिन चाइनीज़ जो है फिंगर 4 तक एंट्री कर गए थे। तो ऑथर का ये कहना है कि फिंगर 8 तक हम क्लेम करते हैं, चाइनीज़ फिंगर 4 तक आ गए थे। इसका मतलब है कि फिंगर 4 to फिंगर 8 का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है, हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट वाला रीजन है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, बेसिकली कहीं भी वहां पे किसी भी प्रकार का कन्फ्रंटेशन हो सकता है, इसलिए वहां के रीजन को काफी ज्यादा सिक्योर करके रखना चाहिए। द चाइनीज न्यूक्लियर आर्सेनल कुड सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्शन अंडर विच द PRC कुड प्रेस अहेड विद द लिमिटेड एम्स वॉर। द चाइनीज जो है उनका जो आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो देयर आर्मी विल बिकम फियरलेस हो जाएगी, और वो इसको यूज कर सकते हैं बेसिकली एज अ मेथड ऑफ कोअर्शन अंडर विच वो आगे बढ़ सकते हैं और हमारे रीजन को क्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। और PRC is believed to base a part of its nuclear arsenal in inland territories also। तो PRC ने क्या किया कि अपने inland territories में भी अपने बेसिकली कहना चाहिए कि जो आर्सेनल है उनको लेके जा रहे हैं, जैसे कि जिनजियांग रीजन में लेके जा रहे हैं। और उनके ICBMs की जो मतलब रेंज है वो 4000 किलोमीटर तक की है, 4000 किलोमीटर तक की, जिसमें कि वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी टारगेट कर सकते हैं ऐसी जगहों पे। तो एक जगह है कोरला जिनजियांग में, जहाँ पे DF-26 IRBM
जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक की है, उनको उन्होंने टारगेट किया। कोरला एक रीजन है जिनजियांग रीजन में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक साइट है लोपनूर साइट है, जहाँ पे वो सारे टेस्ट करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। लोपनूर साइट का नाम भी याद रखिएगा, जहाँ पे सारे टेस्ट वेस्ट करते हैं ना, वो लोपनूर साइट है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि लोपनूर साइट में वो सारे टेस्ट करते हैं। देन आपका ये मैंने पार्ट बता दिया, कोरला बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखो, दस द कन्वेंशनल एस्केलेशन बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन फोर्सेस अलोंग द एलएसी मस्ट फैक्टर द रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो। तो अब जो कन्वेंशनल एस्केलेशन होगा चाइनीज और इंडिया के बीच में, उसमें एक फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर का भी रहेगा, और हो सकता है कि ये एक बड़ा रोल प्ले करने लगे आगे आने समय में, जो कि वहाँ की जो आर्मी है उसको काफ़ी फ्री हैंड प्रोवाइड करे। तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, दे नीड टू बी ऑन अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्ट टू वार्ड ऑफ चाइनीज न्यूक्लियर थ्रेट्स। तो हमको चाइनीज न्यूक्लियर थ्रेट्स को वार्ड ऑफ करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उसको और ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोर सेबर रैटलिंग मोर आइसोलेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि किस तरीके से चाइना अब आइसोलेटेड होता जा रहा है अपने रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भी, स्पेशली साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के कारण। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बताया कि जो फिलीपींस है उसने डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज को मांगा था 2013 में। 2013 में उन्होंने अनक्लॉज के सामने गुहार लगाई थी। अनक्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो बेसिकली देखता है कि किस तरीके से लोगों की जो कंट्रीज की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, कंटिग्यूअस जोन्स है, टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इनको कोई इफेक्ट ना पड़े। टेरिटोरियल वाटर्स होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, कंटिग्यूअस जोन होती है 24 नॉटिकल माइल्स तक, और 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये आप याद रखिएगा। तो फिलीपींस ने जो केस किया था वो किया था 9 डैश लाइन के ऊपर। तो वहाँ पे 2 आइलैंड्स है, 2 आइलैंड ग्रुप्स आर देयर। एक है स्प्रैटले आइलैंड और दूसरा है पैरासेल आइलैंड। स्प्रैटले, पैरासेल एंड तीसरा है स्कारबोरो शोल। रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 3 आइलैंड ग्रुप्स। एक है आपका स्प्रैटले, दूसरा है पैरासेल एंड तीसरा है स्कारबोरो शोल। दीज आर द 3 आइलैंड ग्रुप्स जो कि साउथ चाइना सी में जो कि डिस्प्यूटेड है। और मेजर डिस्प्यूट जो स्प्रैटले पे है, स्प्रैटले आइलैंड के आसपास उन्होंने 9 डैश लाइन बनाई है चाइना ने 9 डैश लाइन, ओके, जो कि कवर करता है पूरे साउथ चाइना सी वाले रीजन को। तो इसका उन्होंने केस किया था अनक्लॉज में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए थे वो। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो सीट है वो हेग में ही है, द हेग इसमें ही है। तो 2016 में हेग ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जजमेंट दिया और ये कहा कि चाइना का जो एक्सटेंड है और 9 डैश लाइन जो है उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, देयर इज नो लीगल बेसिस ऑफ दैट, एंड चाइना का उन्होंने जो क्लेम था उसको डिसमिस कर दिया। बट चाइनीज उन्होंने क्या किया कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजन को भी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। दे डिक्लेयर्ड द डिसीजन ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एज नल एंड वॉइड, ठीक है ना। अब साउथ चाइना सी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, जस्ट नॉट फॉर द लिटोरल कंट्रीज बट ऑल्सो टू ऑल अदर मेंबर्स, ओके। एक ट्रांजिट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट भी है, एक इंपॉर्टेंट फिशरीज का रीजन भी है, और एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल्स डिपॉजिट रीजन में। तो साउथ चाइना सी का अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो लिटोरल कंट्रीज के लिए स्ट्रैटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरा वो एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ट्रेड पॉइंट है, वहाँ से ट्रांजिट ट्रेड में बहुत सारे वो निकलते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट फिशरीज का पॉइंट है, देन एक इंपॉर्टेंट मिनरल रिच पॉइंट है, एंड देन इंपॉर्टेंट एक हाइड्रोकार्बन रिजर्व पॉइंट है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग साउथ चाइना सी की, क्या इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी का, क्यों चाइना इसको चाहता है। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के वर्डिक्ट के बाद भी चाइना ने उस वर्डिक्ट को नहीं माना। इसका मतलब है कि वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक एंट्री भी कर गए और उसको उन्होंने फिर उसका उन्होंने कोई जजमेंट भी नहीं माना, जो एक रेगुलेटर बॉडी है जो कि मेंटेन करती है सारी चीज़ें, ठीक है ना। सो दिस वॉज द थिंग। अब ऑथर ने आप बताया कि दूसरी कंट्रीज भी क्या कर रही हैं, थोड़ा अपना बिल्डअप कर रही हैं, जैसे कि वियतनाम हैज़ रिसेंटली एडेड 6 किलो क्लास रशियन ओरिजिन सबमरीन्स टू इट्स नेवी। फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स यहाँ से अपने सबमरीन क्लास बना रही हैं। इन्होंने सप्लाई किया है फॉर्मिडेबल क्लास स्टील शिप्स टू सिंगापुर। फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड ने सिंगापुर को क्या किया है, फॉर्मिडेबल क्लास स्टील शिप्स भी वहाँ पे उन्होंने दी है। देन पेट्रोलिंग बोट्स दिए हैं ब्रुनई दारुसलम को, एंड कॉर्वेट्स टू इंडोनेशिया। तो अगर आप देखो तो अब ये सारी कंट्रीज जो हैं धीरे धीरे थोड़ा बिल्डअप कर रही हैं ज़रूर। जापान इज ऑल्सो पार्शली फंडिंग द अपग्रेडेशन ऑफ इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड
कोस्ट गार्ड को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है जापान, ठीक है ना। इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। इंडोनेशिया और फिलीपींस जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल भी इंडिया से लेने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दिखाता है कि रीजन में कि साउथ चाइना सी की कितनी इंपॉर्टेंस है इस रीजन में, और कंट्रीज किस तरीके से अब चाइना के अगेंस्ट अब गैंगअप या बिल्डअप बनाने लगी हैं, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जब ही रिसेंटली साउथ चाइना सी का जो अभी रिसेंट 36th मीटिंग हुई थी आसियान की, तो बेसिकली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चाइनीज़ फुटप्रिंट जो इंक्रीज़ होता जा रहा है साउथ चाइना सी में, उसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग कोरस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइना, चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और अब एक तरीके से पूरी तरीके से वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होने की कंडीशन में आ गया है, ठीक है। जैसे इंडिया ने बोला कि हम उनके ऐप्स बंद करेंगे, तो यूएसए ने भी अब कहा है कि हम उनके ऐप्स अब बंद करने वाले हैं, एंड अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाएगी चाइना की भी। द फिलीपींस एंड द आसियान बिगिनिंग टू प्रोटेस्ट इज नाउ न्यू। अभी तक क्या होता था कि चलो यूएसए, जापान, वियतनाम ये तो करते ही थे प्रोटेस्ट, वो कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिलीपींस और आसियान, पूरे के पूरे आसियान ग्रुप का प्रोटेस्ट करना ये थोड़ा नई चीज़ है, ओके। तो इसका मतलब है कि चाइना का जो क्रेडिट है वो गिरता जा रहा है और चाइना का जो आइसोलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। इंडोनेशिया प्रोटेस्टेड टू चाइना अबाउट चाइनीज वेसल्स ट्रेसपासिंग टू इट्स वाटर क्लोज टू द नंटुआ आइलैंड्स। तो इंडोनेशिया का एक आइलैंड ग्रुप है नंतुआ आइलैंड ग्रुप, जो कि साउथ चाइना सी के क्लोज ही है, वहाँ से इनके शिप्स निकल रहे थे चाइनीज वेसल्स, तो उसका अपोज फिलीपींस इंडोनेशिया ने किया। देन फिलीपींस ने प्रोटेस्ट किया चाइना का अबाउट द वायोलेशन ऑफ फिलिपिनो सॉवरेंटी इन द वेस्ट फिलीपीन सी। तो वेस्ट फिलीपीन सी में फिलिपिनो की सॉवरेंटी इनका कहना था, फिलीपींस ने का कहना था कि फिलिपिनो जो रीजन है वो उनका है और उसकी सॉवरेंटी खतरे में है। इस कारण से उन्होंने यूएनएसजी यानी कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के पास जाकर के ये क्लेम किया, ओके, एंड इस डिस्प्यूट को ऊपर उठाया, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये भी बोला कि 2016 का जो पीसीए रूल है वो क्यों नहीं फॉलो कर रहा, जजमेंट क्यों नहीं फॉलो कर रहा है आपका चाइना, ठीक है ना। द फिलीपींस इज अबाउट टू इंडक्ट इट्स फर्स्ट मिसाइल कैपेबल फ्रिगेट बिल्ड इन साउथ कोरिया इनटू इट्स नेवी। तो फिलीपींस अपने बेसिकली अपनी नेवी में एक मिसाइल कैपेबल फ्रिगेट को भी इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो कि साउथ कोरिया में बिल्डअप हुआ है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से चाइनीज़ जो एग्रेशन था वो इतना बढ़ गया था कि उसके खिलाफ सबको एक होना पड़ा, और न केवल एक होना पड़ा बल्कि उनको अपनी ये मिसाइल की कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करना पड़ा और उसको बढ़ाना पड़ा, ठीक है ना। इंडिया के पास क्या रिलेवेंट ऑप्शन है, तो इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू एक्टिवली परस्यू इट्स डिफेंस डिप्लोमेसी। हमको अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी करते रहना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। इंक्रीज अवर मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कंडक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सचेंज एट हायर लेवल। हमको अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग भी बढ़ानी चाहिए, नेवी की ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिए, एंड कंडक्ट करते रहना चाहिए एक्सरसाइजेस को, जो मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइज है उनको कंडक्ट करते रहना चाहिए। देन एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज, जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन एंड असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म चलता है उसको हमको करते रहना चाहिए। देन हमको कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, यूएसए, वियतनाम इनके साथ एक्सटेंड करनी चाहिए, न केवल इनके साथ बल्कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर के साथ भी करनी चाहिए। एंड इंडिया मस्ट ऑल्सो बट्रेस द मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो अंडमान एंड निकोबार कमांड की ट्राई सर्विस जो कैपेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो ये सारे सजेशंस ऑथर ने दिए हैं, दीज आर द थिंग्स व्हिच वर गिवन बाय द ऑथर। वेरी गुड आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, ओके। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कि द साउथ चाइना सी एग्रेशन by China is isolating it in the region. The South China Sea aggression by China is isolating it in the region. What are the options for India in this fight in the South China Sea region? तो क्या ऑप्शंस इंडिया के पास है इस फाइट में, और चाइना का जो एग्रेशन बढ़ रहा है वो उसको आइसोलेट करता जा रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू, जिसके आंसर को आप लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, ओके। So let me start this now. अगला जो Ethiopia's bloody mayhem. अब the gruesome death of at least 80 protesters following the cold-blooded murder of Ethiopian political singer Hakalu हुंडेसा shows the tensions in Ethiopia continue to fester. अब वहाँ पे क्या था, इथियोपियन सिंगर था, पॉलिटिकल सिंगर हकालू हुंडेसा, जिसका मर्डर हुआ। इसके बाद 80 प्रोटेस्टर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, डेथ हो गई। सो बेसिकली द आइकॉनिक म्यूजिशियन हु बिलोंग टू द लार्जेस्ट बट हाईली मार्जिनलाइज्ड ओरोमो एथनिक कम्युनिटी। अब यहाँ पे आपको जो फैक्ट्स यूपीएससी के लिए याद रखना है वो ओरोमो कम्युनिटी के बारे में रखना है।
ओरोमो एथनिक कम्युनिटी आपकी कहाँ की है? इंडोनेशिया इथियोपिया की कम्युनिटी है, याद रखिएगा इथियोपिया की कम्युनिटी है। हकालू हुंडेसा सिंगर इथियोपिया का है। और याद रखना कि जो करंट इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद, जो करंट इथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद, और इनको 2019 का नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है। इज द फर्स्ट ओरोमो टू बी अपॉइंटेड टू द नेशंस हाईएस्ट ऑफिस इन ईयर्स। तो ये भी ओरोमो कम्युनिटी के ही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। केस मैंने आपको बता दिया और ये बता दिया ओरोमो कम्युनिटी के बारे में बता दिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके बारे में ज़रूर अपने दिमाग में बैठा के रखना और भूलना नहीं ओरोमो कम्युनिटी को, इथियोपिया की कम्युनिटी है, ठीक है ना। यूएस स्टैंड्स ऑन काटसा रिमेन्ड अनचेंज्ड। अब काटसा क्या है? काटसा है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा का मतलब है काउंटरिंग, यानी काउंटर करना अमेरिकाज एडवर्सरीज, अमेरिका के एडवर्सरीज को थ्रू सैंक्शंस एक्ट, मतलब सैंक्शंस के माध्यम से। तो काटसा जो एक्ट है बेसिकली एक प्यूनिटिव एक्ट है जो कि रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? क्योंकि उनका ये मानना है कि ये यूएसए के एडवर्सरी नेशंस हैं। यूएस के एडवर्सरी नेशंस कौन कौन से? रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो कि उनके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब ऑथर ने क्या बोला है कि बेसिकली काटसा एक्ट उन कंट्रीज के को सैंक्शन करने के लिए किया जाता है जो रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया के साथ डील करते हैं या बहुत ज़्यादा डिफेंस की तरफ ज़्यादा जुड़ते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही इंडिया की ही, कि इंडिया बेसिकली क्या कर रहा था। इंडिया जो है उन्होंने रशिया के साथ अभी एक्विजिशन के लिए भी उन्होंने साइन किया है काफ़ी ज़्यादा। अभी देखा होगा आपने कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको कौन हेड करता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इंडिया में एक्विजिशन का काम करती है, उसको हेड करता है डिफेंस मिनिस्टर। ओके, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करती है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। एंड उनका ये कहना था कि 21 MiG 29 फाइटर जेट्स को हमको प्रोक्योर करना है, ये सब। एंड 59 ऑफ दीज रशियन एयरक्राफ्ट हमको एक्विजिशन करना है। 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को करना है। तो ये सारी चीज़ें हम रशिया के साथ करने वाले हैं। इस कारण से यूएसए हो सकता है हमको हमारे ऊपर काटसा भी लगा सकता है। और उसने कई बार हमको धमकी भी दी है कि अगर आप रशिया के साथ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हम आपके अगेंस्ट काटसा को या सैंक्शंस आपके अगेंस्ट लगा देंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। ओके, एनआरआईज डेस्परेट टू रिटर्न टू वर्क। अब इंडिया का डायस्पोरा जो होता है उसमें 3-4 अलग अलग ग्रुप होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। पीआईओ और ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स थे उनको मर्ज कर दिया गया था अंडर द ओसीआई कैटेगरी 2015 में ओसीआई कैटेगरी में इनको मर्ज कर दिया गया था। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है? इट इज़ अ पर्सन विद ओसीआई स्टेटस इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। The person does not have voting rights in India, nor can contest election or hold any constitutional office. तो OCI वाला जो व्यक्ति है वो वोटिंग नहीं कर सकता, कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर सकता और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। An overseas citizen of India is however entitled to some benefits such as multiple entry, multiple purpose, long life visa, एंड ये सारी चीज़ें उसको जरूर अलाउड रहती हैं, ठीक है ना। एनआरआई की वहीं बात करें तो एनआरआई इज अ इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। Okay, a person is considered NRI if she is not in India for 182 days or more during the financial year. अगर 182 दिनों से ज़्यादा इंडिया में नहीं है तो वो NRI कहलाने लगेंगे। If he or she is in India for less than 365 days during the 4 years preceding that year and less than 60 in that year, तो फिर ये भी कंडीशन है NRI बनने की, ये दो भी कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन इनकी वोटिंग होती है, NRIs की वोटिंग हमने देखी है, NRIs की वोटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें इसमें आपको फिजिकली लेकिन प्रेजेंट होना पड़ता है। कल हमने परसों या नरसों हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मैंने कहा था कि 3 करोड़ NRI वोटर्स हैं जो कि वोट करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 1 लाख ही कर पाते हैं क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट होती है इनकी ज़रूरी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ पे चाइनीज़ सेंसर्स इंटरनेट इन हांगकांग। अब चाइना ने हांगकांग में बेसिकली इंटरनेट को बंद कर सेंसर कर दिया है काफ़ी ज़्यादा। एंड चाइना हैज़ इम्पोज अ न्यू लॉ ऑन सेमी ऑटोनॉमस हांगकांग रीजन। हांगकांग आप सबको पता होना चाहिए कि हांगकांग 1 नेशन 2 सिस्टम में काम करता था, जहाँ पे वो अपने रूल्स, सिक्योरिटी के लॉ ये सब अपने बनाते थे। लेकिन अब चाइनीज़ ने वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के लॉ बनाने शुरू कर दिए हैं। नया लॉ बनाया गया कि पुलिस वर ग्रांटेड पावर्स टू कंट्रोल एंड रिमूव ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इफ इट वॉज ऑन रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट द डेटा ब्रीचेस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अगर चाइनीज़ फोर्सेस को लगता है कि कोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि रीजनेबल ग्राउंड, मतलब कि जो कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ के डाटा को ब्रीच कर रही, तो फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। इंटरनेट फर्म्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कैन बी ऑर्डर टू रिमूव द इन्फॉर्मेशन
है ना। एग्जीक्यूटिव्स कैन ऑल्सो बी हिट विद फाइन्स ऑफ एंड अप टू 1 years ऑफ जेल इफ दे रिफ्यूज टू कंप्लाई। कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन असिस्टेंस, की सारी चीज़ें चाइना ने अब वहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। हांगकांग के बारे में अगर आता था कि इट्स अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, एंड ये बॉर्डर होता है गुआंगडोंग प्रोविंस जो कि नॉर्थ में है, एंड साउथ चाइना सी टू द ईस्ट, ये साउथ एंड वेस्ट, याद रखिएगा हांगकांग वाला जो रीजन है, एंड ऊपर गुआंगडोंग से करता है। देन इट वाज ओरिजिनली सीडेड बाय चाइना टू द ग्रेट ब्रिटेन इन 1842। सबसे ओरिजिनली अगर देखो तो चाइना ने इसको ग्रेट ब्रिटेन को दे दिया था 1842 में, 1842 में, ठीक है ना। और जो 1997 में यूके ने दे दिया था ये चाइना को, ये शर्त में कि 50 सालों तक कोई भी आप इसमें इस तरह से चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने तो पहले ही कर दिया। माइनिंग जायंट टोल्ड टू पे $2 billion फॉर आर्कटिक स्पिल। तो माइनिंग जायंट जो बेसिकली रशिया का है, रशिया स्टेट इन्वायरमेंट वॉचडॉग, उसने जो नॉरिल्स्क निकल है, नॉरिल्स्क निकल को बोला है कि आपको $2 billion पे करना पड़ेगा फॉर द आर्कटिक फ्यूल स्पिल। ओके, $2 billion पे करना पड़ेगा फॉर द आर्कटिक फ्यूल स्पिल। अब ये क्या है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो हेड करता है इस कंपनी को, नॉरिल्स्क को, ओके, एंड ये प्रोड्यूसर है निकल एंड पैलिडियम की, ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल एंड पैलिडियम की। और अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि 21,000 टन डीजल फ्यूल का जो था वो स्पिल हो गया था इन द आर्कटिक सिटी ऑफ नॉरिल्स्क, आर्कटिक सिटी ऑफ नॉरिल्स्क में हो गया था, और इस कारण से अब ये बेसिकली इनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ये भी ये याद रखना है। F1 वीजा स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक ऑल क्लासेस ऑनलाइन यूएसए, ओके। दोज हु टेक ओनली ऑनलाइन क्लासेस कांट रिमेन इन द कंट्री। तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस आपको नहीं लेनी, आपको क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेगी। F1 वीज़ा वालों के लिए बोला गया है। F1 वीज़ा है किसके लिए, याद रखिएगा, F1 वीज़ा जो है वो नॉन एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है। M1 वीज़ा आपके वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए, याद रखिएगा, F1 वीज़ा नॉन एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए और M1 वीज़ा जो है वो वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। AIIB रिलीजेस $50 million टू L&T इंफ्रा। तो AIIB के बारे में बता देता हूँ। AIIB जो है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि इंप्रूव करता है सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स को एशिया में। ये AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट हुए थे बेसिकली 2015 में इंटर हुआ था एक मल्टीलेटरल ट्रीटी के रूप में, और 2016 से ये वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। 2016 से ये ऑपरेशनल हो गया था। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, इट हैज़ हेडक्वार्टर इन बीजिंग। मेंबर्स जो है AIIB के वो आपके न केवल एशिया के हैं बल्कि वो आपके दूसरे आइलैंड्स के भी हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के भी हैं। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एशियन कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 14 ऑफ द G20 मेंबर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, जैसे कि फ्रांस, इटली, यूके, जर्मनी, ये भी इसके मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि फिर सिर्फ एशियन कंट्रीज के मेंबर नहीं हैं। तो दीज आर द थिंग विच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। So that is it for the day, friends. Thank you and have a nice day. Please keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.